Hello and good morning, guys. This is Shikha Agarwal. Today I'm going to continue our series of PYQs. It is very important for upcoming examination of UGC NET English Literature. आइए इस सेकंड क्वेश्चन को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. आई थिंक क्वेश्चंस के थ्रू आप ढेर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर अंडरस्टैंड करेंगे. क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट की पॉइंट्स रिलेटेड टू अप्रोच ऑफ फेमिनिज्म एंड जेंडर स्टडीज. ये स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है और इस स्टेटमेंट से आपको फाइंड आउट करना है कि फेमिनिज्म और जेंडर स्टडीज को कौन सा स्टेटमेंट अप्रोच करता है, रिलेटेबल है, कौन सा डिफाइंड करता है. तो एक एक स्टेटमेंट को हम उठाएंगे और बारीकी से समझेंगे, बिकॉज एक एक स्टेटमेंट एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा. पहला स्टेटमेंट है, फेमिनिज्म इज कंसर्न विद द मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन इन पेट्रियार्कल कल्चर. फेमिनिज्म का मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि औरतें एक पेट्रियार्कल मेन डोमिनेटेड सोसाइटी में कैसे दबाई जाती है. पेट्रियार्की ऐसी व्यवस्था है जहां पावर और ऑथोरिटी पुरुषों के हाथ में होती है, मेल्स के हाथ में होती है. अगर हम एग्जाम्पल बोले इसका, तो लिटरेचर में औरतों को अक्सर सेकेंडरी या अदर की तरह दिखाया गया है. इसीलिए ये स्टेटमेंट फेमिनिज्म की कोर डेफिनेशन है. तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही होगा. आई थिंक आप मेरी पॉइंट्स को समझ रहे होंगे. स्टेटमेंट 2 कह रहा है, फेमिनिज्म फेमिनिस्ट क्रिटिक explain how the subordination of women is reflected or challenged by literary text. सेकेंड स्टेटमेंट है, फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यह देखते हैं कि लिटरेरी टेक्स्ट में औरतों को कैसे दबाया गया है या फिर राइटर्स ने उस डोमिनेशन को चैलेंज किया है. शेक्सपियर की प्लेज में औरतों की पोजीशंस को देखेंगे, वर्जीनिया वुल्फ की राइटिंग में देखेंगे. यानी लिटरेचर सिर्फ कहानी नहीं है गाइस, बल्कि उसमें सोसाइटी का विमेन के प्रति क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो रिफ्लेक्ट करता है. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है. थर्ड स्टेटमेंट है, they examine the experience of women of all race, class, sexual preference and culture. ठीक है, ये स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है क्योंकि फेमिनिज्म का पहला फेज जो है वो 19th to 20th सेंचुरी में आया था. ठीक है, ज्यादातर राइटर मिडिल क्लास विमेन को इश्यूज पर सेंटर करते थे. ज्यादातर राइटर्स जो है व्हाइट मिडिल क्लास विमेन की इश्यूज को उठाते थे. बाद में ब्लैक फेमिनिज्म, विमेनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म फेमिनिज्म ने रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी को भी ऐड किया. यह स्टेटमेंट गाइस देखेंगे तो ये आधी सही है और आधी गलत है. तो यूजीसी नेट ने इसको गलत ही माना है क्योंकि ये स्टेटमेंट पूरा सही नहीं है. अब आते हैं ऑप्शन डी पर, स्टेटमेंट डी पर. फेमिनिस्ट क्रिटिक्स का क्या गोल है? टू एक्सपोज patriarchal premises and prejudice to promote discovery and revaluation of literature by women and examine social, cultural and psychosexual context. ठीक है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के ये 3 मेन गोल्स हैं जो कि ऑप्शन डी डिफाइंड किया है. पहला गोल है पेट्रियार्की और मेल बायस को एक्सपोज करना, मतलब डोमिनेशन को एक्सपोज करना कि इक्वालिटी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है मेल एंड फीमेल के बीच में, इक्वल्स लाइन कहाँ ड्रॉ है, तो इसको एक्सपोज करती है. विमेन राइटर्स की किताबों को रीडिस्कवर करना क्योंकि उन्हें इग्नोर किया गया था. कैसे इग्नोर किया गया था वो मैं आपको बताती हूँ, एक कहानी की तरह आप समझें. जब ग्रीक लिटरेचर आया तो होमर ने अपनी बुक में ट्रोजन वॉर की स्टोरी बताई. ट्रोजन वॉर में हेलेन ऑफ ट्रॉय और पेनिलोप को सिर्फ ब्यूटी, लॉयलिटी और सिड्यूस के सिंबल के रूप में देखा गया. पावर ऑफ हीरोइज्म पुरुषों के हाथ में थी, मेल्स के हाथ में थी. अब आते हैं मिडिल एज में. तो मिडिल एज में क्या हुआ, चौसर ने जो बुक लिखी थी द कंटेम्पररी टेल्स, उसमें एक कैरेक्टर है द वाइफ ऑफ बाथ. वाइफ ऑफ बाथ को सेक्सुअल डिजायर और ट्रिकी से जोड़ा गया कि वो कैसे मेल्स को ट्रिक के जरिए अपने अंडर करती थी. विमेन को या तो प्योर, संत, ओबीडिएंट और लस्टफुल और डेंजरस दिखाया गया. उनके हाथ में कोई पावर ऑफ ऑथोरिटी नहीं दी गई. अब हम आते हैं नेक्स्ट रेनेसांस पीरियड में. तो रेनेसांस लिटरेचर में क्या हुआ, शेक्सपियर आए एलिजाबेथन एज में. आप सुनिए, एक सुनने से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. आई एम नॉट ओनली द
going to solve the question and also try to build up the concept. जब आप रेनेसांस एज में आते हैं तो एलिजाबेथन एज में आप देखते हैं शेक्सपियर की हीरोइन डेस्टिमोना, ऑफिलिया और कॉर्डेलिया, ठीक है, डेस्टिमोना, ऑफिलिया, कॉर्डेलिया जो उनके प्लेज में है, सो अक्सर वो मेल डोमिनेटेड सफर करती हैं। कैसे? जब आप हेमलेट की आप मूवीज भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें हीरोइन है ऑफिलिया, उसकी आइडेंटिटी या तो उसके फादर के द्वारा कंट्रोल्ड होती है या उसके लवर के द्वारा कंट्रोल्ड होती है। वो अपनी आइडेंटिटी की ऑथोरिटी अपने हाथ में नहीं रखती है। अब आते हैं ओथेलो में जो डेस्टिमोना का कैरेक्टर है, उसमें दिखाया गया है कि वो अपनी डिसीजंस खुद नहीं ले सकती है, बिकॉज एक मेल उस पे सस्पेंस करता है और उसको लास्ट में मार देता है तकिए से मुंह दबा करके, तो आवाज उठाने वाले वहां पे कोई नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विमेन जो है कंट्रोल्ड की गई है। और अब आते हैं हम 18 टू 19 सेंचुरी में गाइस। 18 टू 19 सेंचुरी में आता है आपका नॉवेल का पीरियड, ठीक है। नॉवेल में आप देखेंगे कि रिचर्डसन की जो बुक है पेमेला, औरत की वर्च्यू जो है वहां पे साइलेंस और ओबीडियंस दिखाई गई है। पेमेला एकदम चुपचाप सी रहती है और ओबीडियंट आइडियल बनने की कोशिश करती है, ठीक है। जब आप ब्रोंटे सिस्टर्स को पढ़ेंगे तो ब्रोंटे सिस्टर्स ने इस मार्जिनलाइजेशन को चैलेंज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तब जेन आयर एक औरत अपनी आवाज असर्ट करती है। अब आते हैं मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर में विमेन के रोल्स को जानते हैं। वर्जीनिया वुल्फ एक बुक लिखती है अ रूम ऑफ वंस ओन। औरतों को राइटिंग स्पेस नहीं दी जाती है। अगर शेक्सपियर की कोई बहन होती तो वह भी कभी लिख नहीं पाती, क्योंकि उसे शिक्षा की इंडिपेंडेंस, एजुकेशन इंडिपेंडेंस नहीं मिलती, कमरा नहीं मिलता, रूम प्राइवेसी नहीं मिलती। मतलब औरत को हमेशा कल्चर से बाहर रखा गया, सेकेंडरी पोजीशन दी गई। ये है ऑप्शन डी गाइस। इट इज नॉट द ओनली ऑप्शन डी, इट इज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम ग्रीक लिटरेचर टू पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में। मैंने आपको फेमिनिज्म की रोल बताई, फीमेल्स को किस तरह से टेक्स्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। अब आते हैं हम ऑप्शन डी पे, ठीक है। ऑप्शन डी हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑप्शन डी है हमारा सिमोन डी बिब्योर प्रीफर विमेनिज्म फेमिनिज्म टू फेमिनिज्म। ये ऑप्शन हमारा गलत है गाइस, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सिमोन डी बिब्योर ने फेमिनिज्म के बारे में नहीं लिखा। उन्होंने बुक लिखी है द सेकेंड सेक्स 1949 में, बट उन्होंने विमेनिज्म वर्ड कभी यूज नहीं किया। विमेनिज्म एक्चुअली एलिस वॉलकर ने यूज किया है। एलिस वॉलकर जो है वो ब्लैक फेमिनिस्ट राइटर हैं, वो उन्होंने ऐसा वर्ड यूज किया है ताकि वो ब्लैक फेमिनिज्म के एक्सपीरियंस को हाईलाइट कर सके, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें एक एक पॉइंट्स को मैं आगे भी डिस्कस की हूँ, ठीक है। ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस के नीचे ऑप्शन ये थे, ठीक है। सॉल्यूशन आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन था विमेनिज्म मार्जिनलाइजेशन को, पेट्रियार्की को चैलेंज करता है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्रिटिक क्या करता है? चैलेंज करता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन सेकंड जो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया, फेमिनिस्ट क्रिटिक क्या करते हैं? वो विमेन सबऑर्डिनेशन को शो करते हैं कि कैसे ओवर द एज फ्रॉम ग्रीक लिटरेचर टू पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर विमेन को सबऑर्डिनेट किया गया है, दबाया गया है। उसके बाद आता है ऑप्शन थर्ड जो कि रॉन्ग है, ओवर जनरलाइज अर्ली फेमिनिज्म एक्सक्लूडेड रेस क्लास सेक्सुअलिटी लेटर एडेड बाय ब्लैक एंड पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन फोर्थ जो है वो क्या कहता है? विमेनिज्म का मेन गोल क्या है? टू एक्सपोज पेट्रियार्की को एक्सपोज करना, डोमिनेशन को एक्सपोज करना कि मेल ऑथोरिटी है, फीमेल ऑथोरिटी क्यों नहीं है, दोनों इक्वालिटी क्यों नहीं है। रीडिस्कवर विमेन राइटर्स और विमेन राइटर्स को रीडिस्कवर करना फ्रॉम एंशियंट टू पोस्ट मॉडर्न, ठीक है, रीडिंग में। और हमारा थर्ड ऑप्शन है विमेनिज्म जो है एलिस वॉल्टर ने नहीं किया है, एलिस वॉलकर ने किया है, ठीक है, नॉट सिमोन डी बिब्योर। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। विमेनिज्म टर्म ऑप्शन में दिया हुआ है कि सिमोन डी बिब्योर ने किया है, लेकिन नहीं, विमेनिज्म टर्म एलिस वॉलकर ने किया है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये सीरीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इस डिटेल एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत है गाइज। आप इस पॉइंटर को भी क्विक ये कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 53 थी, तो मैंने यहाँ पे 53 ही पॉइंट आउट कर दिया है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड फाइंड आउट द करेक्ट वंस।
इसमें चार्ल्स लैम्स के बारे में बताना है, जो कि एक एसेइस्ट है, ऐसे लिखते हैं। तो चार्ल्स लैम्ब was a lifelong friend of Coleridge and defended the poetic creed of Wordsworth. सेकेंड ऑप्शन है, इसमें बोल रहा है कि चार्ल्स लैम्ब was a lifelong friend of Coleridge। ये ऑप्शन सही है, ये आधा ऑप्शन सही है कि वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे एस.टी. कॉलरेज के, जो रोमांटिक से बिलोंग करते हैं। डिफेंडर ऑफ पोएटिक क्रीड ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये नहीं थे वो, उनको पोएटिक फॉर्म्स से उनको डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे लिखते थे और ऐसे पे ही अपनी पॉइंट ऑफ व्यू शो करते थे। तो ये आधी स्टेटमेंट सही है। चार्ल्स लैम्ब के एस.टी. कॉलरेज के चार्ल्स लैम्ब लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे, बट वर्ड्सवर्थ के डिफेंडर नहीं थे, पोएटिक डिफेंडर नहीं थे। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, द लंडन क्राउड विथ इट्स प्लेजर्स एंड ऑक्यूपेशंस नेवर अट्रैक्टेड चार्ल्स लैम्ब। ये गलत है, ये जस्ट अपोजिट बोला गया। चार्ल्स लैम्ब की जब आप बुक्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी बुक ऐसे ऑफ इलिया में लंदन लाइफ और टी शॉप सिटी कल्चर के बारे में ही शो किया गया है। तो वो लंदन लाइफ से काफी अट्रैक्टेड थे। इसमें बोला जा रहा है नेवर अट्रैक्टेड, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, चार्ल्स लैम्ब गिव अस द बेस्ट पेन पोर्ट्रेट ऑफ कॉलरेज, हैजलिट, लैंडरहुड एंड मेनी मोर ऑफ द इंटरेस्टिंग मैन एंड वीमेन ऑफ हिज एज। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब ने ये कॉलरेज की, हैजलिट की लाइफ्स को काफी ब्यूटीफुली ड्रॉ किया है। वो उन्होंने अपने एसेज में बताया है, अपने राइटिंग्स में बताया है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन डी, चार्ल्स लैम्ब रोट एसे ऑफ इलिया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, एसे ऑफ इलिया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एंड द रिवॉल्ट ऑफ टाटर्स। ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों बुक जो है चार्ल्स लैम्ब ने लिखी है, एसे ऑफ इलिया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, द रिवॉल्ट ऑफ द टाटर्स। ये तीनों बुक चार्ल्स लैम्ब ने लिखी है। ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है गाइस, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। और हमारा थर्ड ऑप्शन है, लैम्ब वाज स्पेशली फाउंड ऑफ ओल्ड राइटर्स एंड वाज अपेरेंटली अनेबल टू एक्सप्रेस हिज न्यू थॉट एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। कैसे सही है, उसको एक एक स्टेटमेंट को मैं काफी फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। चार्ल्स लैम्ब वाज इमीडिएट द लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ कॉलरेज बट नेवर डिफेंडर ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक क्रीड। मैंने यही बात आपको बताई है कि वर्ड्सवर्थ पोएटिक थ्योरी, लिरिकल बैलेट्स प्रिफर्ड वाज डिफेंडेड बाय कॉलरेज नॉट लैम्ब। जब वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक थ्योरी दी थी, मेंस रिटन बाय मैन, ठीक है, अपने बुक लिरिकल बैलेट्स में, ठीक है, तो उसके डिफेंडर कॉलरेज थे, ना कि लैम्ब थे। तो ये स्टेटमेंट मैंने बोला आधा सही है और आधी स्टेटमेंट गलत है, तो ये पूरी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, चार्ल्स लैम्ब एक्चुअली लवर लंदन स्ट्रीट क्राउड एंड थिएटर्स। यही बात मैंने बताई। ऑप्शन में बोला है कि नेवर अट्रैक्टेड, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हिज ऐसे रिफ्लेक्ट हिज डीप अटैचमेंट टू लंदन लाइफ, सो नेवर अट्रैक्टेड इज रॉन्ग। नेवर वर्ड जो यूज कर दिया तो वो ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। तो नेक्स्ट है स्टेटमेंट सी, लैम्ब स्केचेस पेन पोर्ट्रेट आर फेमस। लैम्ब की जो पेंटिंग थी, राइटिंग्स थी, वो काफी फेमस थी और उन्होंने कॉलरेज, हैजलिट, लैंडरवुड की बहुत सारी अटैचमेंट और इमोशंस को अपने राइटिंग्स में अपने पोर्ट्रेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या था, लैम्ब डिड राइट एसे ऑफ इलिया एंड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर विथ हिज सिस्टर मैरी लैम्ब। उन्होंने अपनी बहन मैरी लैम्ब के साथ एसे ऑफ इलिया और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये दो राइटिंग लिखी है अपनी सिस्टर के साथ, ठीक है। बट द रिवॉल्ट ऑफ द टाटर was by थॉमस डी क्विंसी। मैंने पहले रॉन्ग बता दिया, ये दो बुक चार्ल्स लैम्ब की है, लेकिन ये थर्ड वाली जो बुक है वो थॉमस डी क्विंसी की है गाइस, ठीक है, द रिवॉल्ट ऑफ टाटर्स। तो हम याद करें, ये रॉन्ग स्टेटमेंट से हमें ये जानने को मिला कि एसे ऑफ इलिया और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ने चार्ल्स लैम्ब ने अपनी बहन मैरी लैम्ब के साथ लिखी है, और द रिवॉल्ट ऑफ टाटर्स जो है वो थॉमस डी क्विंसी की वर्क है, ठीक है, ये भी हम याद करेंगे।
स्टेटमेंट ई है, लैम्प वॉज फाउंड द एलिजाबेथन एंड ओल्ड राइटर्स, उन्होंने एलिजाबेथन और एंशिएंट राइटर्स से काफी इंस्पायर्ड थे। हिज स्टाइल ऑफ्टन बोरोड देयर एक्सप्रेशंस अटैचमेंट, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। चार्ल्स लैम्प फाउंड द एलिजाबेथन एंड ओल्ड राइटर्स, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। थैंक यू गाइज, आज मैंने दो क्वेश्चन को काफी डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया, विमेनिज्म और फेमिनिस्ट रोल को बताया, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और आने वाले टाइम में ये सीरीज आपके लिए इसलिए हेल्पफुल होगी क्योंकि क्वेश्चन सेम लैंग्वेज के साथ रिपीट नहीं करते, बट सेम कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट करते हैं। तो ये सीरीज को आप देखिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। आई होप यू विल लाइक दिस एंड आई विल कंटिन्यू with new concept, new technique to solve PYQs, to build up, to highlight your key pointers in your mind. Thank you so much. I hope you will like it.